प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। लोहित, कामेंग, सुवनसिरी तथा मानस ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी पर निर्मित ढोला सदिया ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। व्याख्या को देखिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए राज्य के देशभक्ति स्थलों में से एक कहो के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रही है। कहो चीन की सीमा पर अंजाव जिले में स्थित एक गांव है। यह लोहित नदी द्वारा विभाजित किवीथू ब्लॉक के 7 गांवों में से एक है, जिसने वर्ष 1962 में चीनी हमले का सामना किया था। अंजाव अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों में से एक है जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। यह गांव ईटानगर से 580 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव में केवल 65 लोग निवास करते हैं तथा यहाँ की साक्षरता दर 64.15% है। ये लोग मेयर समुदाय से संबंधित हैं। एक माह पूर्व इसी प्रकार का एक प्रचार कार्यक्रम लोअर सियांग जिले में दीपा गांव में आयोजित किया गया था। दीपा गांव के निवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था तथा 15 अगस्त 1947 को पहली बार इसी गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। लोहित नदी पर निर्मित ढोला सदिया ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, जो असम में ढोला को सदिया से जोड़ता है। लोहित, कामेंग, सुवनसिरी तथा मानस ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लेह हवाई अड्डे को प्रमुख विमानपत्तन घोषित किया गया है। किसी विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन घोषित करने की शक्ति भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत प्रदान की गई है। किसी विमानपत्तन का वार्षिक यात्री यातायात सीमा से अधिक होने पर केंद्र सरकार उस पत्तन को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में नामित कर सकती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 की धारा 2 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख विमानपत्तन घोषित किया है। इस कदम से विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को श्रीनगर हवाई अड्डे पर वैमानिकी सेवाओं के लिए विकास शुल्क तथा यात्री सेवा शुल्क सहित टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति प्राप्त होगी। किसी विमानपत्तन का वार्षिक यात्री यातायात एक विशेष सीमा से अधिक होने पर केंद्र सरकार उस पत्तन को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में नामित कर सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह मिनी रत्न श्रेणी 1 का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारत में नागरिक उड्डयन, बुनियादी ढांचा निर्माण, उन्नयन, रखरखाव तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है और इसीलिए कथन 1 सही नहीं था, जबकि कथन 2 और 3 सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन कौन सा नहीं है, ध्यान से पढ़िए। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति से किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बतौर कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायाधीश के लिए भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए की जा सकती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में बतौर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड व हिंसा की जांच की निगरानी के लिए किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है।
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने, अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने तथा अपने दायित्वों के निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में नियुक्त कर सकता है। कोरम पूरा न होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के बतौर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही किया जा सकता है। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान अहर्ह होना चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान न्याय निर्णय शक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अल्पकाल के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर उसे उच्चतम न्यायालय में कार्य हेतु नियुक्त कर सकता है। इसके लिए भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान न्याय निर्णय शक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उस उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक होने तथा अस्थायी कामकाज अधिक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकारी न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के अपना पदभार संभालने तक कार्य करता है तथा वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय तथा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद बतौर कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। इसके लिए भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसीलिए कथन 1, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पद्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। इसके लिए स्व नामांकन तथा जनता द्वारा खुली नामांकन प्रक्रिया के आधार पर नामांकन किया जा सकता है। मरणोपरांत तथा एनआरआई विदेशियों ओसीआई को छोड़कर एक वर्ष में अधिकतम 120 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 3, 1 और 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कमल रणदिवे एक भारतीय जैव चिकित्सा शोधकर्ता थी जिन्हें कैंसर एवं वायरस के मध्य संबंधों के बारे में कैंसर क्षेत्र में शोध के लिए जाना जाता है। ये भारतीय वैज्ञानिक संघ की संस्थापक सदस्य हैं। 1960 के दशक में उन्होंने कैंसर अनुसंधान केंद्र मुंबई में भारत की पहली ऊतक संस्कृति अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इन्हें वर्ष 1982 में चिकित्सा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एमेरिटस चिकित्सा वैज्ञानिक थीं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण और विशिष्ट पद्म भूषण तथा पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं तथा इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव एवं सदस्यों के प्रमुख के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसके तहत जनता द्वारा खुली नामांकन प्रक्रिया के आधार पर नामांकन किया जाता है तथा स्व नामांकन भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में 2 नागरिक सम्मान भारत रत्न तथा पद्म विभूषण की शुरुआत की। पद्म विभूषण को पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग श्रेणी के तहत प्रदान किया जाता था। 8 जनवरी 1955 में जारी एक अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री कर दिया गया था। किसी जाति, व्यवसाय, पद्म या लिंग का भेद किए बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। हालांकि चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कथन 1, 3 और 4 सही थे, इसीलिए कथन 2 गलत था और सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न को देखिए। पूर्वोत्तर हरित शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें।
इस शिखर सम्मेलन में छठे संस्करण का फोकस क्षेत्र कोविड के बाद हरियाली, क्षेत्रीय सहयोग, नवाचार व उद्यमिता है। उसे असम राज्य के सिलचर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन एक पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन विवग्योर एनई फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। पूर्वोत्तर तथा इसके निकटवर्ती जैव विविधता के क्षेत्रों के सतत विकास और संरक्षण रणनीति के तहत 16 नवंबर से प्रारंभ हो रहे 3 दिवसीय पूर्वोत्तर हरित शिखर सम्मेलन एजेंडे में हरित कला तथा हरित संगीत कार्यक्रम के अतिरिक्त क्षेत्र के वन मंत्रियों का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण का फोकस क्षेत्र कोविड के बाद हरियाली, क्षेत्रीय सहयोग, नवाचार व उद्यमिता है। इसे असम राज्य के सिलचर में आयोजित किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। इस सम्मेलन में भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के विशेष प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। पूर्वोत्तर व उसके आसपास के क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण हेतु नवीन विचारों को साझा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा समर्थित इस सम्मेलन का आयोजन विवग्योर एनई फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। विवग्योर एनई फाउंडेशन गुवाहाटी में स्थित एक पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन है। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, पशु प्रवास, वन उपज की आवाजाही, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, एक दूसरे के क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव अपराध जैसे आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के अंत में सिलचर घोषणा के संबंध में वार्ता की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने तथा प्रदर्शित करने के लिए कई आयोजन किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वराग घाटी के समृद्ध इतिहास को बढ़ावा देना भी है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।